हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे दोस्तों, आगे हम शुरुआत करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें मरुस्थल पर हम आ गए थे। मरुस्थल में अर्धशुष्क मरुस्थल हम पढ़ चुके हैं। अर्धशुष्क मरुस्थल के बाद में शुष्क मरुस्थल की आज हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। उससे पहले अगर आप सभी ने थ्रोन एजुकेशन का जो टेलीग्राम है, अगर वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी को ज्वाइन करना है थ्रोन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल, जिसमें समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे और इसकी जो पैनल पीडीएफ वगैरह हैं सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप इंस्टा चलाते हैं तो आपको इंस्टा पेज फॉलो करना है। @हितेश शेरावत सर के नाम से आपको इंस्टा पेज मिलता है। और एप्लीकेशन की बातचीत करें तो एप्लीकेशन आप सभी ने डाउनलोड कर ही लिया होगा। थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप सभी को डाउनलोड करना है। उसके आगे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर भौतिक प्रदेश अपने चल रहे हैं, थ्योरेटिकल क्लास अपनी ये चल रही है। उसके अलावा जिस किसी विद्यार्थी को प्रैक्टिस करनी है, जो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो मैटर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस अगर आपको करनी है साथ साथ में, तो थ्रोन एजुकेशन ने आप सभी के लिए 4 वॉल्यूम तैयार करवाए हैं प्रैक्टिस के लिए। कंप्लीट राजस्थान जो जीके है इसमें आपको मिलती है। जैसे कि बात करें वॉल्यूम फर्स्ट की, इस वॉल्यूम फर्स्ट में आपको राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था मिलती है। वॉल्यूम सेकंड में आपको राजस्थान का इतिहास मिलता है। वॉल्यूम थर्ड में राजस्थान कला एवं संस्कृति मिलती है। और वॉल्यूम फोर्थ की बात करें तो इसमें राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, या फिर यूँ कहें कि पॉलिटी का जो सेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो बुकलेट्स हैं ये आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन से ऑर्डर करके अपने घर पे भी ये आप मंगवा सकते हो। ठीक है। जैसे कि बात करें इसमें किस तरीके से इस प्रैक्टिस जो ये बुकलेट हैं इनमें क्या क्या मैटर इसमें डाला गया है। जैसे राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था की हम यहाँ पर बात करें, वॉल्यूम 1 की यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें जो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, इसमें लगभग ये 23 टॉपिक जो हैं आपको यहाँ पर मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये कंप्लीट जो 23 टॉपिक हैं, जैसे राजस्थान का संचित अवलोकन हो गया, राजस्थान स्थिति विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग हो गए, मृदा हो गई, जलवायु हो गई, यानी कि भूगोल अर्थव्यवस्था के कंप्लीट जो टॉपिक हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कौन से? वॉल्यूम 1 में। ठीक है। इसी तरीके से जो अदर वॉल्यूम है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उसमें इसी तरीके से मैटर आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मिलता है। ठीक है। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की, और भौतिक प्रदेशों में हम पढ़ रहे थे मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल की जहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसमें बताया था शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल के रूप में राजस्थान के मरुस्थल को विभाजित किया गया है। इसमें पश्चिम के मरुस्थल का विभाजन 2 भागों में, शुष्क मरुस्थल और किसमें? अर्धशुष्क मरुस्थल में किया गया है। शुष्क मरुस्थल में वर्षा की बात करें तो कितनी रहती है? 0 से 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा यहाँ पाई जाती है। और अर्धशुष्क मरुस्थल में कितनी देखने को मिलती है? 25 से 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। शुष्क मरुस्थल का विभाजन 2 भागों में किया गया, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। और अर्धशुष्क मरुस्थल का विभाजन किया गया कितने? 4 भागों में, घग्गर प्रदेश, शेखावटी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि और कौन सा? लूनी बेसिन। यहां तक चीजें हमने देखी थी लास्ट क्लास में। उसके बाद में आगे हम चर्चा करें तो शुष्क मरुस्थल का विभाजन 2 भागों में देखा, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूपों से हमने क्या चीज देखी कि जो रेत के जो टीले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बालू का स्तूप कहलाते हैं। ठीक है। ये बालू का स्तूपों के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में हमने देख ली थी। अगर किसी विद्यार्थी ने लास्ट क्लास अभी तक नहीं देखी है तो वो लास्ट क्लास आपको ज़रूर से देखनी है और प्रॉपर नोट्स बनाते हुए आपको चलना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। जैसे बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की बात करें तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र हमने देखे थे। इसमें बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, जैसे भूगर्भित जल पट्टी हमें पढ़ी, चांदन नलकूप हमने देख लिया था, ओकलवुड फॉसिल पार्क हमने यहाँ पर देखा था। ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। सेवन घास के बारे में चीज़ें हमने यहाँ पर देखी थी। उसके बाद में आगे जो हमें चर्चा करनी है, आज आपको हेडिंग डालनी है अर्धशुष्क मरुस्थल। आप सभी हेडिंग डाल लें अर्धशुष्क मरुस्थल।
पेन कॉपी निकालें और हेडिंग डालें अर्धशुष्क मरुस्थल। इसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अर्धशुष्क मरुस्थल के बारे में आपको क्या बताया था, कितने भागों में इसे विभाजित किया गया है? तो 4 भागों में, 4 पार्टों में इसे डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट हो जाएंगे? घग्गर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और कौन सा? लूनी बेसिन। चलिए, हेडिंग क्या डाली हमने? अर्धशुष्क मरुस्थल। इस अर्धशुष्क मरुस्थल का विभाजन किया जाता है कितने पार्टों में? 4 पार्टों में। पहला भाग कौन सा होता है? घग्गर प्रदेश। पहला भौतिक प्रदेश कौन सा पार्ट रहेगा इसमें? घग्गर प्रदेश। घग्गर प्रदेश के बाद में नेक्स्ट जो हमारा आता है शेखावटी प्रदेश, इसमें रहेगा कौन सा? शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश के बाद में कौन सा? नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र। और चौथे पार्ट की यहां पर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? लूनी बेसिन। क्या हो जाएगा? लूनी बेसिन, या इसे क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश। ये कौन सा हो जाएगा? गोडवाड़ प्रदेश। यानी कि मैप में हम बात करें तो अरावली के पश्चिम का जो ये क्षेत्र था, ये संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाया? मरुस्थल कहलाया। ये अरावली के पश्चिम वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? मरुस्थल कहलाएगा। और इस मरुस्थल का भी विभाजन कितने पार्टों में हमने कर दिया था? यहाँ पे 2 पार्टों में इसका विभाजन कर दिया था। कितने पार्टों में? 2 पार्टों में। ये वाला तो कौन सा था? शुष्क मरुस्थल, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। और जो ये वाला शेष बचता है, ये कौन सा हो जाएगा? अर्धशुष्क मरुस्थल। ये हम कौन सा पढ़ चुके लास्ट क्लास में? शुष्क मरुस्थल। और जो शेष बचता है ये कौन सा? अर्धशुष्क मरुस्थल। और इस अर्धशुष्क मरुस्थल में हमें सबसे पहला कौन सा पढ़ना है? ये क्या हो जाएगा? घग्गर प्रदेश। ये कौन सा? घग्गर प्रदेश। घग्गर प्रदेश के बाद में ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? शेखावटी प्रदेश, जो कि कहाँ पर विस्तृत है? सीकर चूरू और झुंझुनू क्षेत्र में। ये कौन सा? शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश के बाद में ये वाला जो हिस्सा है, ये कौन सा आता है? नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र। ये वाला कौन सा आएगा? नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र। नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र। और जो लास्ट में हमारा यहाँ पे बच रहा है ये वाला, ये कौन सा हो जाएगा? ये क्षेत्र, इसे हम क्या कहते हैं? लूनी बेसिन। इसे हम क्या कहते हैं? लूनी बेसिन। यानी कि आगे की आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, इस क्लास में हम कुल मिला के कौन से हिस्से का डिस्कशन करेंगे? तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाला, इस हिस्से की हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है अर्धशुष्क मरुस्थल। और अर्धशुष्क मरुस्थल में आपसे अगर औसत वर्षा पूछ ली जाए, औसत वर्षा यहाँ पर कितनी रहेगी दोस्तों? इस अर्धशुष्क मरुस्थल में औसत वर्षा की अगर आपसे बात की जाए तो क्या बताई थी? कितने सेंटीमीटर? 25 से 50 सेंटीमीटर। कितनी? 25 से 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। किसमें? सॉरी, अर्धशुष्क मरुस्थल में। सॉरी,
हाँ, अर्ध शुष्क मरुस्थल में। और शुष्क मरुस्थल की बात करें यानी कि जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसमें वर्षा कितनी रहती है, 0 से 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 25 से 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना नोट करने के बाद में आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है नेक्स्ट, वो क्या हो जाएगी, घग्गर प्रदेश। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालनी है आपको, घग्गर प्रदेश। पहला भौतिक प्रदेश यहाँ पर कौन सा होगा, घग्गर प्रदेश। इस घग्गर प्रदेश की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस घग्गर प्रदेश के विस्तार की अगर हम बात करें तो राजस्थान के 2 जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। कौन कौन से, गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन से 2 जिले हो जाएंगे, गंगानगर और हनुमानगढ़। हेडिंग डालनी है घग्गर प्रदेश। हेडिंग क्या हो जाएगी, घग्गर प्रदेश। इस घग्गर प्रदेश के सबसे पहले विस्तार की हम यहाँ पे बात करें इसका विस्तार कहाँ पर रहेगा, तो विस्तार अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान के 2 जिलों में रहेगा। कौन कौन से, गंगानगर और दूसरा कौन सा, हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसका विस्तार देखने को मिलता है। यानी कि जो ये घग्गर प्रदेश है, कौन सा, ये वाला जो हिस्सा है इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस वाले हिस्से की। ये जो घग्गर प्रदेश है, घग्गर और सतलज नदी का दोआब क्षेत्र है। कौन सी 2 नदियों का दोआब क्षेत्र रहेगा ये, घग्गर और सतलज नदी का। जब हम भारत में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज 5 सिंधु की जो 5 सहायक नदियां हैं वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक नदी सबसे लास्ट वाली जो इसमें रहती है वो कौन सी रहेगी, सतलज। ठीक है, इन सतलज और घग्गर के मध्य का दोआब क्षेत्र क्या कहलाता है, घग्गर प्रदेश कहलाता है। और दोआब क्षेत्र से क्या तात्पर्य रहता है, किन्हीं 2 नदियों के मध्य का मैदानी क्षेत्र या उनके मध्य का जो हिस्सा रहेगा वो क्या कहलाएगा, दोआब क्षेत्र। घग्गर प्रदेश की बात करें, किन 2 नदियों का दोआब क्षेत्र बताया, तो नेक्स्ट आपको नोट करना है घग्गर प्रदेश। घग्गर व सतलज नदियों का दोआब क्षेत्र है। कौन सी 2 नदियों का दोआब क्षेत्र है, घग्गर व सतलज नदियों का दोआब क्षेत्र। ठीक है, यहां तक हमने नोट किया। और यहां पर दूसरी चीज क्या बताई, दोआब से क्या तात्पर्य रहेगा। दोआब से अगर आपसे तात्पर्य पूछ लिया जाए, दोआब क्षेत्र, तो दोआब क्षेत्र को भी आप नोट कर लो, क्या रहता है ये दोआब क्षेत्र, 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र। दो नदियों के मध्य का क्षेत्र। दो नदियों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब क्षेत्र कहलाता है। इस घग्गर प्रदेश की बात करें हम यहाँ पर, इसके उपनाम की बात करें तो इस घग्गर प्रदेश को राजस्थान का अन्नागार कहते हैं। इसके उपनाम की बात करें तो इसको क्या कहेंगे, राजस्थान का अन्नागार इसे कहते हैं, या फिर राजस्थान का अन्न का भंडार कहते हैं किसे, घग्गर प्रदेश को।
और ऐसा इसे क्यों कहते हैं कि जो राजस्थान में सबसे अधिक अन्न का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, घग्गर प्रदेश में होता है। और यहाँ पर कृषि की बात करें तो कौन कौन सी कृषि यहाँ पर देखने को मिलती है दोस्तों, तो यहाँ पर गेहूं की खेती सबसे अधिक देखने को मिलती है, बासमती चावल यहाँ पर देखने को मिलते हैं, अमेरिकन कपास का उत्पादन यहाँ पर देखने को मिलता है, उसके अलावा गन्ने का उत्पादन यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। कृषि फसलों की बात करें या कृषि उत्पादन की हम यहाँ पर बात करें तो किस किस की कृषि यहाँ पर की जाती है दोस्तों, इस क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन यहाँ पर होता है, गेहूं के बाद में किसके, गन्ने का उत्पादन यहाँ पर देखने को मिलता है, बासमती चावल यहाँ पर देखने को मिलता है, बासमती चावल। बासमती चावल के बाद में अमेरिकन कपास का उत्पादन भी यहाँ पर देखने को मिलता है, अमेरिकन कपास। यानी कि अधिकांश जो फसलें हैं कौन सी फसलें हैं, अन्न वाली फसलें हैं, खाने योग्य फसलें हैं। और इसी कारण इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, राजस्थान का अन्नागार कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, राजस्थान का अन्नागार किसे कहते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। किसे कहेंगे, घग्गर प्रदेश को कहते हैं। कृषि की हमने यहाँ पर बात करी, कई बार मृदा यहाँ पर पूछ ली जाती है, घग्गर प्रदेश में मृदा कैसी पाई जाती है। मृदा की अगर बात करें तो कृषि विभाग के अनुसार यहाँ पर रेवेरिना और साइरोजेक्स मृदा यहाँ पर देखने को मिलती है। कैसी मृदा पाई जाएगी यहाँ पर, कृषि विभाग के अनुसार कैसी मृदा यहां पर देखने को मिलेगी, कृषि विभाग के अनुसार रेवेरिना और साइरोजेक्स मृदा देखने को मिलती है। कहां पर, घग्गर प्रदेश में। यहां तक एक बार आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में क्या देखा, विस्तार गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर व सतलज नदियों का ये दोआब क्षेत्र है। और दोआब से क्या तात्पर्य बताया, दो नदियों के मध्य का क्षेत्र ये रहेगा। राजस्थान का अन्नागार इसे कहते हैं। यहाँ पर कृषि की बात करें, कृषि उत्पादन की बात करें तो गेहूं, गन्ना, बासमती चावल और अमेरिकन कपास का उत्पादन यहाँ पर देखने को मिलता है। कृषि विभाग के अनुसार यहाँ पर दो मृदाएं पाई जाती हैं, रेवेरिना और साइरोजेक्स मृदा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में इस घग्गर प्रदेश में कुछ प्रचलित शब्दावलियां हैं, दो तीन, जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस घग्गर प्रदेश में दो तीन प्रचलित शब्दावलियां हैं जो अपने अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनकी हम यहाँ पर एक बार चर्चा करेंगे। और ये कौन कौन सी दो शब्दावलियां हमें याद रखनी है। एक तो यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है नाली या पाट। क्या पूछा जाता है, नाली या पाट किसे कहते हैं। एक एग्जाम में पूछा जाता है काठी। क्या पूछा जाता है, काठी या बग्गी
काठी या बग्गी। काठी, बग्गी या नाली या पाट। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। नाली क्या होती है, पाट क्या होता है, काठी बग्गी क्या होती है। नाली या पाट किसे कहते हैं? हनुमानगढ़ में नाली या पाट की बात करें तो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाएगा? नाली या पाट। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? नाली या पाट कहलाता है। और काठी बग्गी की बात करें तो इस घग्गर प्रदेश में जो अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है या चिकनी और उपजाऊ मृदा, चिकनी और उपजाऊ मृदा, घग्गर प्रदेश में पाई जाने वाली चिकनी और उपजाऊ मृदा क्या कहलाती है? काठी या बग्गी कहलाती है। वहाँ की स्थानीय भाषा में या घग्गर प्रदेश की शब्दावली में बात करें तो क्या कहलाएगी? काठी या बग्गी कहलाएगी। नाली या पाट की बात करें तो क्या हो जाएगा? घग्गर नदी का जो हनुमानगढ़ जिले में प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? नाली या पाट। कहाँ की बात हो रही है? हनुमानगढ़ की। यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे घग्गर व सतलज नदियों का दोआब क्षेत्र रहेगा, और घग्गर और सतलज का दोआब है, इसको क्या कहते हैं? मालवा का पठार के रूप में इसे जाना जाता है, सॉरी मालवा के मैदान के रूप में। तो इसका जो उत्तरी हिस्सा है, घग्गर प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, ये किसका एक पार्ट रहेगा? तो ये मालवा के मैदान का इसे पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो घग्गर प्रदेश में 3-4 बातें यही याद रखनी है। विस्तार गंगानगर हनुमानगढ़ में, घग्गर व सतलज का दोआब क्षेत्र है ये। ठीक है, राजस्थान का अन्नागार इसे कहते हैं। गेहूं, गन्ना, बासमती चावल और अमेरिकन कपास का यहाँ पर अधिकांश उत्पादन होता है। मिट्टी या मृदा की बात करें, कृषि विभाग के अनुसार रेवेरिना और साइरोजेक्स मृदा यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर जो प्रचलित शब्दावलियाँ हैं, नाली व पाट, अक्सर अपने एग्जाम में पूछा जाता है। हनुमानगढ़ में घग्गर का प्रवाह या अपवाह क्षेत्र क्या कहलाएगा? नाली या पाट कहलाएगा। काठी बग्गी की बात करें तो चिकनी और उपजाऊ मृदा क्या कहलाती है? काठी बग्गी कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा एक पार्ट कंप्लीट होता है, कौन सा? घग्गर प्रदेश। इस घग्गर प्रदेश के बाद में नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे किसकी? इस वाले हिस्से की, शेखावटी प्रदेश की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा करेंगे शेखावटी प्रदेश की। तो सेकंड जो आपको हेडिंग डालनी है यहाँ पर, वो डालनी है शेखावटी प्रदेश। सेकंड आप हेडिंग डाल लीजिए शेखावटी प्रदेश। इस शेखावटी प्रदेश में क्या क्या पॉइंट हमें याद रखने हैं जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम में जो हमारे काम आएंगे। सबसे पहले इसके विस्तार की बात करें तो इस शेखावटी प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक रहेगा? तो राजस्थान में मुख्य रूप से 3 जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है, सीकर, चूरू और झुंझुनू में। कहां पर? सीकर, चूरू और झुंझुनू में। सीकर, चूरू और झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? शेखावटी प्रदेश कहलाता है। इस शेखावटी प्रदेश की प्रमुख नदियों की बात करें, यहाँ की प्रमुख नदियाँ, तो मुख्य रूप से यहाँ की जो मेन नदी है वो कांतली नदी है। कौन सी नदी है? कांतली नदी है। कौन सी? कांतली नदी।
और इस कांतली नदी के अलावा अन्य दो नदियों की बात करें तो आपको याद रखना है मेघा और रूपनगढ़ नदी। कौन सी? मेघा और कौन सी? रूपनगढ़ नदी। कौन सी हो जाएगी? रूपनगढ़ नदी। ठीक है, तीन नदियां आपको याद रखनी है। कौन से क्षेत्र में? शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी प्रदेश में। कौन सी? कांतली, मेघा और रूपनगढ़। इस शेखावटी प्रदेश में कुछ स्थानीय शब्दावलियां हैं, कुछ शब्दावलियों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि वर्षा जल के संरक्षण के लिए, वर्षा जल संरक्षण हेतु यहाँ पर कुएं बनाए जाते हैं। उनमें बात करें, कच्चे कुओं को यहाँ पर जोहोड़ कहते हैं। जो जल संरक्षण के लिए पक्के कुएं बनाए जाते हैं, उन पक्के कुओं को नाड़ा कहते हैं। और इसके अलावा बात करें, जो छोटे छोटे तालाब इस क्षेत्र में बनाए जाते हैं, वर्षा काल में छोटे छोटे जो तालाब बनते हैं, उन तालाबों को सर कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो चारागाह के मैदान पाए जाते हैं, उन चारागाह के मैदानों को बीड़ कहते हैं। तो ये कुछ स्थानीय शब्दावलियां हैं जो शेखावटी प्रदेश से संबंधित हैं और ये डायरेक्ट अपने एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो शेखावटी प्रदेश में प्रचलित शब्दावलियों की हम यहाँ पर एक बार बात करेंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा? शेखावटी प्रदेश में प्रचलित शब्दावलियां। प्रदेश में प्रचलित, ये जो शब्दावली है सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाली है। डायरेक्ट अपने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और विद्यार्थी जो है अक्सर इन्हीं चीज़ों में गलती करता है। तो यहाँ पर एक तो वर्षा जल संरक्षण से संबंधित तीन वर्ड आपको याद रखने हैं। वर्षा जल संरक्षण हेतु वर्षा जल संरक्षण हेतु बनाए गए, वर्षा जल संरक्षण हेतु बनाए गए कुओं की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो वर्षा जल संरक्षण के हेतु यहाँ पर बनाए गए कच्चे कुएं, ये कच्चे कुएं यहाँ पर क्या कहलाएंगे? दूसरा, पक्के कुओं की हम यहाँ पर बात करेंगे, पक्के कुएं। और यहाँ पर तालाब की बात करेंगे, तालाब। तो वर्षा जल संरक्षण हेतु बनाए गए कच्चे कुएं को यहाँ पर क्या कहते हैं दोस्तों? जोहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। पक्के कुएं को क्या कहते हैं? नाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्के कुएं को नाड़ा कहते हैं। और यहाँ पर जो छोटे तालाब बनाए जाते हैं, यहाँ पर जो छोटे तालाब बनाए जाएंगे, इन छोटे तालाबों को क्या कहते हैं? अभी क्या बताया था? छोटे तालाब को क्या कहते हैं? सर कहते हैं। क्या कहेंगे? सर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस शेखावटी प्रदेश में चारागाह के मैदान देखने को मिलते हैं। इस शेखावटी प्रदेश में पशुओं को चराने के लिए चारागाह के मैदान, और इस चारागाह के मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अभी बताया था, क्या कहेंगे? बीड़ कहते हैं। क्या कहेंगे? बीड़। चारागाह के मैदान को क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। ठीक है, तो चार शब्दावलियां हैं। कौन से? कच्चे कुएं जोहड़ कहलाएंगे, पक्के कुएं नाड़ा कहलाएंगे। यहाँ पर जो
वर्षा काल में छोटे तालाब बनते हैं सर कहलाते हैं, और चारागाह के मैदान क्या कहलाते हैं? बीड़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बीड़ कहलाते हैं। उसके बाद में जब हम यहाँ पर शेखावटी प्रदेश की बातचीत कर रहे हैं, तो इस शेखावटी प्रदेश में इस जोहड़ के विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसे जोहड़ विकास कार्यक्रम कहते हैं। यहाँ से अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जोहड़ विकास कार्यक्रम कहाँ पर चलता है या कहाँ पर चलाया गया, तो आपको याद रखना है शेखावटी क्षेत्र में चलाया गया। किसके द्वारा इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने ये कार्यक्रम चलाया, और इस डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, या इसे दी वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो जोहड़ विकास कार्यक्रम हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। जोहड़ विकास कार्यक्रम, जोहड़ विकास कार्यक्रम। इस जोहड़ विकास कार्यक्रम से संबंधित 2-3 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो आपसे पूछ लिया जाए कि ये कार्यक्रम कहां पर प्रारंभ किया गया। जोहड़ विकास कार्यक्रम, इसके प्रारंभ की बात करें तो ये जोहड़ विकास कार्यक्रम कहां प्रारंभ हुआ? शेखावटी प्रदेश में। कहां पर? शेखावटी प्रदेश में। और इस शेखावटी प्रदेश में भी किस जिले में? सीकर जिले में। कहां पर? सीकर जिले में। प्रारंभ किसने किया? प्रारंभ किसने किया? पूछ लिया जाए आपसे, प्रारंभ किसने किया, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको एक नाम याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने। किसने? डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने जोहड़ विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया, इसकी शुरुआत की। और इस डॉक्टर राजेंद्र सिंह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जोहड़ वाले बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? जोहड़ वाले बाबा। क्या कहते हैं? जोहड़ वाले बाबा कौन रहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र सिंह रहेंगे। या इन्हें दी वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अन्य नाम क्या है? दी वाटरमैन ऑफ इंडिया। दूसरा नाम दी वाटरमैन ऑफ इंडिया भी इसे कहते हैं। इसे कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। किसमें? शेखावटी प्रदेश में। एक बार दोबारा से देखिए, विस्तार कहाँ पर रहेगा? सीकर, चूरू, झुंझुनू क्षेत्र में इसका विस्तार रहेगा। कांतली, मेघा और रूपनगढ़ 3 यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। उसके अलावा इस क्षेत्र में बात करें, शेखावटी प्रदेश में कुछ प्रचलित शब्दावलियाँ हैं। जो प्रचलित शब्दावलियाँ आपको याद रखनी है, कच्चे कुओं की यहाँ पर बात करें तो क्या कहलाते हैं? जोहड़ कहलाते हैं। पक्के कुएं की यहाँ पर बात करें तो क्या कहलाएंगे? नाड़ा कहलाएंगे। छोटे जो तालाब रहते हैं वो सर कहलाते हैं। और चारागाह के जो मैदान हैं, ये चारागाह के मैदान क्या कहलाते हैं दोस्तों? बीहड़ कहलाते हैं। बीहड़ नहीं, बीड़ कहलाते हैं। ठीक है, इसी शेखावटी प्रदेश में जोहड़ विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और ये शुभारंभ कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र सिंह। और इन डॉक्टर राजेंद्र सिंह को क्या कहते हैं? जोहड़ वाले बाबा या दी वाटरमैन ऑफ इंडिया इसे कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर 2 जो पार्ट है हमारे कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से? घग्गर प्रदेश हमने देखा, शेखावटी प्रदेश देखा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर चर्चा करेंगे नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र की। तो नेक्स्ट 3 नंबर पे जो आपको हेडिंग डालनी है वो क्या हो जाएगी? नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि। क्या हो जाएगी? नागौर उच्च भूमि। आप हेडिंग डालें। तो इस नागौर उच्च भूमि क्षेत्र की हम बात करें तो नागौर में स्थित अरावली से एक
ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है, ऊंची उठी हुई भूमि क्षेत्र क्या कहलाएगा? नागौर उच्च भूमि क्षेत्र। कहाँ पर स्थित रहेगा ये? मुख्य रूप से नागौर में। नागौर में स्थित, अरावली से अलग, अरावली से अलग नागौर में स्थित, अरावली से अलग अरावली से अलग उच्च भूमि क्षेत्र। अरावली से अलग उच्च भूमि क्षेत्र क्या कहलाएगा? नागौर उच्च भूमि। इसके विस्तार की बात करें, मुख्य रूप से इसका विस्तार नागौर में है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका अजमेर में भी देखने को मिलता है। तो इसके विस्तार की बात करें तो कहाँ पर रहेगा? नागौर और अजमेर में। नागौर और अजमेर में इस हिस्से का विस्तार रहता है। इस नागौर उच्च भूमि क्षेत्र की बात करें तो ये बालूका स्तूप से मुक्त क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? बालूका स्तूपों से मुक्त क्षेत्र है। यह बालूका स्तूपों से मुक्त क्षेत्र है। यह बालूका स्तूपों से मुक्त क्षेत्र है। कौन सा? नागौर उच्च भूमि क्षेत्र। इस नागौर उच्च भूमि क्षेत्र की बात करें तो इसका विभाजन 3 भागों में किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। इस क्षेत्र का विभाजन 3 श्रेणियों में किया जाता है। कितनी श्रेणियों में किया जाता है? 3 श्रेणियों में। और ये 3 श्रेणी कौन कौन सी हो जाएंगी? तीन श्रेणियों में इसका विभाजन करते हैं। एक तो कौन सी? मकराना श्रेणी हो जाएगी। कौन सी? मकराना श्रेणी। दूसरी की बात करें, मांगलोद श्रेणी। कौन सी? मांगलोद श्रेणी। मकराना हो गई, मांगलोद श्रेणी होगी। और तीसरी की बात करें तो ये तीसरी जायल श्रेणी हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं? जायल श्रेणी। तीसरी कौन सी हो जाएगी? जायल श्रेणी हो जाएगी। इस मकराना श्रेणी की बात करें तो ये मकराना श्रेणी संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए इसे प्रसिद्ध है? मकराना श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध रहेगी? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहेगी। इस मांगलोद श्रेणी की बात करें तो ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। और इस जायल श्रेणी की बात करें तो ये जायल श्रेणी एक फ्लोराइड युक्त जल श्रेणी है। कैसी? कैसी श्रेणी है? फ्लोराइड युक्त जल श्रेणी है या फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है। कौन सी? जायल श्रेणी। यानी कि इसके यहाँ पर जो जल पाया जाता है, जो पानी पाया जाता है, उसमें फ्लोराइड की मात्रा सबसे अधिक देखने को मिलती है। और इसी अधिक फ्लोराइड युक्त जल पट्टी को हम क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या हांच बेल्ट के नाम से इसे जानते हैं। इसका विस्तार की बात करें, इस कुबड़ पट्टी के विस्तार की बात करें तो कहाँ पर? नागौर और अजमेर के मध्य में इसका विस्तार पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाएगा? नागौर और अजमेर में।
क्या बात कर रहे हैं हम? कुब्बड़ पट्टी, कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी, बांका पट्टी या क्या कहते हैं इसे, हांच बेल्ट। कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी या बात करें हांच बेल्ट की, आपसे पूछ लिया जाए कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी या हांच बेल्ट का विस्तार कहाँ पर है, तो नागौर से अजमेर के मध्य में फ्लोराइड युक्त जल पट्टी जो पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। क्या रहेगी कुब्बड़ पट्टी? नागौर से अजमेर के मध्य पाई जाने वाली फ्लोराइड युक्त जल पट्टी। फ्लोराइड युक्त फ्लोराइड युक्त जल पट्टी, फ्लोराइड युक्त जल पट्टी क्या कहलाती है? कुब्बड़ पट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? कुब्बड़ पट्टी क्या कहलाती है? कुब्बड़ पट्टी कहलाती है। यानी कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है। यहाँ सर्वाधिक सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है। कहाँ पर? कुब्बड़ पट्टी में। सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त जल क्यों पाया जाता है? यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं और अधिक तापमान के कारण खारे पानी का वाष्पीकरण हो जाता है और खारे पानी के वाष्पीकरण के बाद में छोटे छोटे जो गड्ढे रहते हैं उसमें नमक व सोडे का जमाव हो जाता है। किसका जमाव हो जाता है? नमक व सोडे का जमाव। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। यहाँ अधिक तापमान के कारण, यहाँ अधिक तापमान के कारण वाष्पीकरण के कारण, तापमान के कारण खारे पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। खारे पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। खारे पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। जिससे यहाँ गड्ढों में नमक व सोडे का जमाव रहता है। खारे पानी के वाष्पीकरण के कारण यहाँ पर जो छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं उसमें नमक और सोडे का जमाव हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी या फिर यूँ कहीं हांच बेल्ट से संबंधित। इससे आपने यही पूछ सकता है कि इसका विस्तार कहाँ पर रहेगा? मुख्य रूप से नागौर में, नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र में, और नागौर से अजमेर के मध्य में ये क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे कौन सा कंप्लीट हो जाता है? नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि में 2-3 बातें आपको याद रखनी है। दोबारा से देखिए, नागौर में स्थित अरावली क्षेत्र से अलग उच्च भूमि क्षेत्र क्या कहलाएगा? नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र।
अधिकांश विस्तार नागौर में है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका कहाँ पर आता है, अजमेर में देखने को मिलता है। बालू का स्तूपों से मुक्त क्षेत्र है। इसका जो विभाजन है 3 श्रेणियों में इसका विभाजन किया जाता है। संपूर्ण पट्टी का 3 श्रेणियों में विभाजन करते हैं, मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी और कौन सी, जायल श्रेणी। आपसे पूछ लिया जाए मकराना श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मांगलोद श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम के लिए। और जायल श्रेणी की बात करें तो ये फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है, फ्लोराइड युक्त जल श्रेणी है। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पर बात करी किसकी, कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या हांच बेल्ट की बात करी। ये कुबड़ पट्टी क्या है, नागौर से अजमेर के मध्य पाई जाने वाली फ्लोराइड युक्त जल पट्टी क्या कहलाती है, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहलाती है। तो यहाँ तक चीज़ अपनी कंप्लीट हुई। इसके बाद में जो लास्ट हमारा यहाँ पे 4 नंबर पे बचता है, इसमें इसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे थे अर्धशुष्क मरुस्थल की। अर्धशुष्क मरुस्थल में घग्गर प्रदेश हम पढ़ चुके हैं, शेखावटी प्रदेश हमने पढ़ लिया, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश हमने पढ़ लिया। अब जो लास्ट में हमारा बचता है ये कौन सा बचेगा, लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। तो 4 नंबर पे अब जो आपको हेडिंग डालनी है दोस्तों वो डालनी है लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। चार नंबर पे आप हेडिंग डालो, चार नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, हेडिंग हमें डालनी है लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। इस लूनी बेसिन को क्या कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश। इस लूनी बेसिन को क्या कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। इस लूनी बेसिन के विस्तार की बात करें तो लूनी का जो अपवाह क्षेत्र है राजस्थान में वो इसके अंतर्गत आता है। इसके विस्तार की हम बात करें, विस्तार, लूनी बेसिन के विस्तार की बात करें तो जालोर, पाली, बाड़मेर कहाँ पर देखने को मिलेगा, जालोर, पाली, जालोर, पाली, बाड़मेर और उसके अलावा जोधपुर का जो लूनी बेसिन है, जोधपुर के जोधपुर के लूनी बेसिन में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसके निर्माण की बात करें, इस लूनी बेसिन का निर्माण जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर लूनी नदी, मुख्य नदी कौन सी रहेगी, लूनी नदी व इसकी सहायक नदियों द्वारा इसका निर्माण होता है। लूनी व इसकी सहायक नदियों द्वारा, लूनी व सहायक नदियों द्वारा इसका निर्माण यहाँ पर होता है। लूनी व इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्माण होता है किसका, लूनी बेसिन का। ये जो लूनी बेसिन है एक जलोढ़ मैदानी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, जलोढ़ मैदानी क्षेत्र है। यह जलोढ़, जलोढ़ क्या रहते हैं, जो नदी के द्वारा बहाकर लाए जाते हैं कंकड़, मिट्टी, पत्थर, गाद, वो क्या कहलाते हैं, जलोढ़ कहलाते हैं। तो ये कैसा क्षेत्र है, जलोढ़ मैदानी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र रहेगा, जलोढ़ मैदानी क्षेत्र रहेगा। इस क्षेत्र को जालोर में क्या कहते हैं, लूनी बेसिन को, इस क्षेत्र को इस लूनी बेसिन को जालोर में नेहड़ जालोर में इसे क्या कहते हैं, नेहड़ रण कहते हैं, नेहड़ रण, या इसे क्या कहते हैं, या गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं।
नेहड़ रण या गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। नेहड़ रण या गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। ये कौन सा हो जाएगा? लूनी बेसिन, जालौर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर में स्थित क्षेत्र कौन सा? लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र या इसका बेसिन क्या कहलाएगा? लूनी बेसिन। बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर। बाड़मेर में हम बात करें, हमारे एग्जाम में 56 की पहाड़ियाँ पूछी जाती हैं। 2-3 पहाड़ियाँ हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए 56 की पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ियाँ। ये 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर रहेंगी? बाड़मेर में। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर रहेंगी? 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर रहने वाली हैं? बाड़मेर में। आपको याद रखनी है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरी जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। दूसरी कौन सी पूछी जाती हैं? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। ये जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ आपसे पूछी जाएंगी, कहाँ रहेंगी? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर रहेंगी? जालौर में रहेंगी। कहाँ पर? जालौर में। उसके अलावा 2-3 और आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए डोरा पर्वत पूछ लिया जाए, इसराना भाकर पूछ लिया जाए, डोरा पर्वत पूछ लिया जाए, इसराना भाकर आपसे पूछ लिया जाए, रोजा भाकर आपसे पूछ लिया जाए, रोजा भाकर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, सुंधा पर्वत आपसे पूछ लिया जाए, या इसके अलावा झोरला पर्वत आपसे पूछ लिया जाए। झोरला पर्वत पूछ लिया जाए, सुंधा पर्वत पूछ लिया जाए। तो ये सभी भी कहां पर रहेंगे? जालौर में। कहां पर रहेंगे? जालौर में। ठीक है, ये अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही को सुमेलित कीजिए, असत्य का चयन कीजिए, इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं। तो 56 की पहाड़ियाँ आपसे पूछी जाएं तो कहाँ पर रहेंगी? बाड़मेर में रहेंगी। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ रहेंगी? जालौर में रहेंगी। उसके अलावा डोरा पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर, जोहरला पर्वत और सुंधा पर्वत पूछे तो कहाँ रहेंगी? जालौर में रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपने नोट की। तो यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे थे लूनी बेसिन के बारे में, तो हमारा ये यहाँ पर जो शुष्क मरुस्थल जो हमने स्टार्ट किया वो ये कंप्लीट होता है। घग्गर प्रदेश हमने देख लिया, शेखावटी प्रदेश हमने देखी, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश हमने देखा और लूनी बेसिन हमने यहाँ पर देख लिया है। लूनी बेसिन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सॉरी। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेशों की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं
उसमें जो पहला भौतिक प्रदेश हम डिस्कस कर रहे थे, कौन से, मरुस्थल के बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे थे, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, इसका जो पहला पार्ट है शुष्क मरुस्थल देख चुके हैं, आज अर्ध शुष्क मरुस्थल अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहने वाली है, उस नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अरावली के बारे में। जैसे अरावली हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम पढ़ेंगे हाड़ौती का पठार, और हाड़ौती के पठार के बाद में जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश बचता है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो हैं वो चारों कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते हुए आपको चलना है। कंप्लीट जो सिलेबस है आपका जल्द से जल्द यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। इसकी जो पैनल PDF वगैरह जो हैं आपको एप्लीकेशन में भी मिल जाएंगी। थ्रोन एजुकेशन का जो अपना एप्लीकेशन है यहाँ पर तो आपको मिलेंगी। उसके अलावा जो थ्रोन एजुकेशन का जो टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको ये पैनल PDF जो है आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है, थ्रोन एजुकेशन का टेलीग्राम। साथ ही साथ में आप अगर इंस्टा चलाते हैं तो आपको इंस्टा पेज फॉलो करना है @हितेश शेरावत सर। एप्लीकेशन आप सभी ने डाउनलोड कर ही लिया होगा। और उसके अलावा प्रैक्टिस आपको साथ साथ में जारी रखनी है। प्रैक्टिस के लिए जो बेहतरीन एक ब्रह्मास्त्र आपके लिए रहेगा, राजस्थान में वर्ष 2025 जो है भर्तियों का वर्ष है, पेपर के ऊपर पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो तैयारी के साथ साथ में, चीज़ याद करने के साथ साथ में आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस जितनी बेहतरीन होगी तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पर निश्चित हो पाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आपको राजस्थान जीके के लिए कहीं पर कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान जीके का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रैक्टिस ब्रह्मास्त्र आपके लिए तैयार हो चुका है। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर चीज़ें यहाँ पर डाली गई हैं। बाईलैंग्वेज मटेरियल यहाँ पर डाला गया है, अपडेटेड कंटेंट के साथ में चीज़ें। 4 वॉल्यूम आपको यहाँ पर मिलते हैं। पहला वॉल्यूम जो है राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था का है, दूसरा राजस्थान इतिहास है, तीसरे की राजस्थान की कला एवं संस्कृति है, और 4th वॉल्यूम में राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था या राजस्थान की जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो यहाँ पर डाला गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन में डाउनलोड करके थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन से ऑर्डर आप कर सकते हैं, या इसके अलावा आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं 93 51 78 18 81 इस नंबर पर संपर्क करके कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा भी आप चीज़ें यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। 4 से 5 दिन के अंदर चीज़ों की होम डिलीवरी आपके घर पे करवा दी जाएगी। चारों जो प्रैक्टिस बुकलेट हैं, प्रैक्टिस ब्रह्मास्त्र के जो 4 वॉल्यूम हैं वो आपको घर पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो इस नंबर से आप ऑर्डर कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके आप अपना ऑर्डर यहाँ पर कर सकते हो, या डायरेक्ट थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन से भी आप इसका ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए तैयारी करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। लास्ट वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो पीछे की क्लासें देखिए और रिवीजन करते रहिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे।